कराची के मैं उन लड़कों के नाम बताता हूँ कि जिन्होंने बेतहाशा रन्स किए हुए हैं, मगर वो पाकिस्तान नहीं खेल सके। बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1 सेंचुरी की थी एंड ही प्लेड फॉर पाकिस्तान। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का उस ज़माने में होड़ था, तो 90% लड़के जो है ना उसी बैच के और उसी दौर के वहीं पे खेला करते थे। एक टेस्ट मैच में सब लड़कों की परफॉर्मेंस ख़राब थी, एक अकेले सरफराज को आपने ड्रॉप करके सबको खिलाया। कहा यूनुस ने उससे कहा कि अगर तुमने खेलना है तो ओपन बैटिंग करो। ऑस्ट्रेलिया में उसको ओपन बैटिंग करा दी गई। मैंने एक नाम दिया था और नाम देता हूँ, मैंने तो ऑन एयर भी मैंने टीवी पे बैठ कर लाडला ग्रुप कहलाता है। जो ये लोग कहते हैं रोटी ग्रुप, मैं उनको कहता था लाडला ग्रुप। उर्दू प्रेस के साथ मैं हूँ वाजिद अज़हर सुहानी। कराची को क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता है और माजी में यहाँ से कई नामवर खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और कई कारनामे अंजाम दिए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो किसी एक वजह से, बदकिस्मती से या कह लें या किसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। आज हम आपकी मुलाकात करेंगे एक ऐसे ही क्रिकेटर से जिनका नाम अनवारुल हक है और जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में तकरीबन 6000 रन्स किए हैं और 13 उनकी सेंचुरियाँ हैं। 147 उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर है और वो भी 70s और 80s में बहुत अच्छा नाम था कराची का। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो आने के लिए उन्होंने दस्तक दे डाली थी, लेकिन क्या वजह है कि वो पाकिस्तान टीम में जगह ना बना पाए। उनसे हम बात करते हैं और उनसे क्रिकेट कैरियर के हवाले से और पाकिस्तानी टीम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, कैसे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा अनवर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। ज़रा ये बताइएगा कि आपका जो दौर था वो 70s और 80s का दौर था। बड़ा मुश्किल वक्त था क्योंकि कराची में बहुत क्रिकेट हो रही थी और एक से एक लड़का ऐसा था जो पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने के लिए बेताब था और वो परफॉर्म भी कर रहा था। तो कैसा देखते हैं उस दौर को आप? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको अपना पूरा इंट्रोडक्शन पहले करा दूं। मैंने 109 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और तकरीबन 30 और समथिंग जो ना ग्रेड 2 के खेले हैं और इतने ही मैंने को तकरीबन वनडे खेले हैं। तो इस तरह टोटल मेरे पाकिस्तान क्रिकेट में 10,000 रन हैं। तो जावेद मियादाद का और मेरा डेब्यू जो ना 70 से 74 में कराची वाइट से हम दोनों खेले थे। तो हम कई साल तक कराची से और सिंध से हम साथ खेलते रहे। फिर माशाल्लाह से एक ऐसा सफ़र हुआ कि वो हबीब बैंक ज्वाइन कर लिया, मैंने एमसीबी ज्वाइन कर लिया। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कुछ परफॉर्मेंस ऐसी थी कि मुझे इंडिया के ख़िलाफ़ खेलने का मौका मिला। तो मैंने मोहसिन हसन ख़ान के साथ ओपन बैटिंग की। मोहसिन हसन ख़ान ने भी उस वक्त पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं खेला था, मैंने भी नहीं खेला था। तो दोनों हम लोग ट्राई थे। तो हैदराबाद न्याज़ स्टेडियम में मुझे मौका मिला, मगर बदकिस्मती से मैं उस मैच में रन आउट हो गया और मोहसिन हसन ख़ान ने वहाँ पे स्कोर किया। तो वो इस वजह से वो जो है वो पाकिस्तान की टीम का एक हिस्सा बन गए और मैं जो है ना डेफिनेटली उस रेस से बाहर हो गया। मगर बात ये थी कि फिर उसके बाद मुझे 1982-83 के अंदर मैंने 11 मैचों में पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 से ज़ायद रन किए। तो मुझे फिर ऑस्ट्रेलिया का जब कैंप लगा तो मुझे उसमें उन्होंने मदऊ किया और मैं उस कैंप का एक हिस्सा था। फिर मुझे मैच खिलाया गया। तो उसमें असल में बताने की बात यह है कि जब हमारा टॉस हुआ तो वारिस मथाइस महरूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जब उन्होंने बताया कि हम टॉस जीत गए, तस्लीम आरिफ कप्तान थे, तो मैंने जब टॉस जीत गया तो मैंने जब बग़ैर सोचे समझे मैंने पैड करने शुरू कर दिए। तो वारिस मथाइस महरूम ने मुझसे कहा कि अनवर यू आर नॉट गोइंग फॉर बैट। तो मैं आई रियली शॉक्ड। मैंने कहा कि जॉन उनको कहते थे, मैंने कहा जॉन व्हाट हैपेंड? उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, आगा जाहिद और तस्लीम आरिफ ओपन करेंगे, आप नीचे बैटिंग करेंगे। तो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 लड़कों ने 1000 रन किए थे उस वक्त, और ये ऑलरेडी सब कुछ टेस्ट क्रिकेट और ये सब कुछ खेल चुके थे। मेरा चांस था कि मैं करता और मैं कुछ आगा। बहरहाल वो एक सेटबैक हुआ। तो जब आप वो परफॉर्म नहीं कर सके उसकी वजह ये थी कि आपको आपके रेगुलर पोजीशन पे नहीं भेजा गया था। वो एक फैक्टर है डेफिनेटली। एक लड़का ओपन बैटिंग करता है तो उसको आप अचानक एकदम 1000 रन किए थे। पाकिस्तान में सिर्फ 2 लड़कों ने 1000 रन किए थे, उसमें आई वाज वन ऑफ देम। बट कोई बात नहीं, बस कहते हैं कि राइट ऑफ फेट नेवर चेंजेस। तो बहरहाल वो मैंने उस बात को भी मैंने सब्र किया और थैंक्स गॉड मैंने इस बात का कोई ज़्यादा नहीं लिया। हाँ, उसके बाद इस मुल्क में ये होता है कि मैं लाइक
लाइक माइंडेड लोगों के बीच में नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ पे एक लॉबी होती थी, वो आज भी है और पहले भी हुआ करती थी। कुछ लोगों का एक ऐसा मसलन के ग्रुप होता था, या जो भी मैं उसको दबे अल्फाज में कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर एक ग्रुप होता था जो उनके साथ उठते बैठते थे, तो उनको बैक टू बैक चांस मिला करते थे। अब मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, क्योंकि देखें बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1 सेंचुरी की थी एंड ही प्लेड फॉर पाकिस्तान। तो मकसद कहने का ये है कि यहाँ पे ऐसे पाकिस्तान में कराची के मैं उन लड़कों के नाम बताता हूँ कि जिन्होंने बेतहाशा रन्स किए हुए हैं, मगर वो पाकिस्तान नहीं खेल सके। उसमें मुनीर उल हक हैं, साजिद अली हैं, ग़ुलाम अली हैं, बाबर बशारत हैं और सईद बिन नासिर हैं, नौमानुल्लाह हैं। ये ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान के लिए रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये हुआ, इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी काज़म ट्रॉफ़ी में, इनको खिलाया गया वनडे क्रिकेट के अंदर। तो ये ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं वो दे डजन वांट कि वो पाकिस्तान में एक जगह बनाए, क्योंकि कुछ लोगों की जगहें इतनी मखसूस थी। और नो डाउट कि ज़ाहिर है कि माजिद ख़ान और सादिक मोहम्मद की जोड़ी, फिर मुदस्सिर नज़र की और उनकी जोड़ी चलती रही। तो मैं भी बीच में उसमें रेस में ज़रूर शामिल था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें आगे बढ़ भी नहीं सका। तो ये एक सिलसिला है माजी से चला आ रहा है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं जब भी देखता था कि कराची के जो ना लड़के बहुत मुश्किल से टीम में इंडक्ट होते थे। उसकी एक ताज़ा मिसाल मैंने आपको बताया कि आफ्ताब बलोच पाकिस्तान के मैच में, उन्होंने टेस्ट मैच में जब अपने माइकल होल्डिंग, रॉबर्ट और दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर थे, उन्होंने ही स्कोर 67 ऑड रन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। बट उसके बाद उनको टेस्ट क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। और जिस मैच में मैं इंडिया के ख़िलाफ़ खेला तो वो उस मैच में मेरे कप्तान भी थे और मैं उनको बहुत हाईली रेट करता था। बड़े ब्रिलियंट क्रिकेटर थे वो, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई और उनको भी जो है ना, मतलब जिस तरह से उनको खेलना चाहिए था, और वो एक पाकिस्तान के बड़े कप्तान होते। इसी तरह हमारे चाइल्डहुड दौर के अंदर नसीमुल गनी, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द पाकिस्तान, बट उनको भी इस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया गया। हालांकि एक वक्त ऐसा था कि उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया गए, उस ज़माने में हेलमेट का रिवाज नहीं था, कोई ये रिप गार्ड और ये सब चीज़ें नहीं पहना करते थे। तो वहाँ पे ओपन बैटिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं था। वहाँ पे लिली, थॉमसन, मैक्स वॉकर और ये सारे दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर गेंद करे थे। तो नसीमुल गनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ओपन बैटिंग करता हूँ, और उन्होंने उस टेस्ट मैच में 67 ऑड रन किए थे। तो वो उनके साथ भी ज़्यादती की, और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के बहुत मतलब कामयाब कप्तान भी होते और पाकिस्तान के लिए बहुत नाम पैदा करते। मगर क्योंकि सियासत की नज़र हुए परवेज़ सज्जाद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा क्रिकेट खेल गए। ज़ाहिर है वो वक़ार हसन के भाई भी थे, और फिर वही वाली बात आती जो मैंने आपसे कही थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का उस ज़माने में होल्ड था, तो 90% लड़के जो है ना उसी बैच के और उसी दौर के वहीं पे खेला करते थे। और मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ, जब मैंने क्रिकेट छोड़ी थी तो मेरे बैंक के जो प्रेसिडेंट थे हुसैन लवाई और साईं रज़ौल्ला मरहूम, वो भी क्रिकेट के बड़े दीवाने थे और बड़े बहुत ही मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो क्रिकेट के अंदर, सिंध के अंदर बहुत कोशिश करते थे रज़ौल्ला साईं। बहरहाल वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप, मैंने जब क्रिकेट छोड़ी, मैंने कहा सर मैंने खेल ली है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम यहाँ पे हम MCB कोल्स की टीम हम मैनेज करना चाहते हैं। तो उसमें हुसैन लवाई का ये किरदार था। उन्होंने कहा अनवार उल हक, बने बनाए प्लेयर नहीं लेने, हमने प्लेयर डेवलप करने हैं। तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, क्योंकि मेरी इंटेंट ये नहीं थी कि मैं ये किस सूबे से ताल्लुक़ रखता है। तो मैंने तमाम लड़कों का, पूरे पाकिस्तान के इधर के लोगों का मैंने ट्रायल लिए, सब कुछ लिए। तो आज उसमें पाकिस्तान के वो प्लेयर, यूनुस खान मेरे पास थे, शाहिद आफरीदी, आसिम कमाल, अतीकुज़्ज़मा, हसन रज़ा, राना नवेदुल हसन, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद जाहिद को मैं गग्गू मंडी में ये हमारे अगेंस्ट खेल रहा था, तो वहाँ से मैंने इसको पिक किया। तो मकसद कहने का ये है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी। यूनुस खान तो एक वो प्लेयर था, जब ये मैं नेट भी कराता था तो एक लम्हा और एक मिनट ज़ाया नहीं करता था। और इसकी खूबी ये थी कि ये जो था ना, ये कंडीशनल प्लेयर नहीं था, ये सिचुएशनल प्लेयर था। कुछ लोग होते हैं हमारे कंडीशनल प्लेयर होते हैं। ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक दुनिया का जो वाहिद प्लेयर है वो जावेद मियादाद, जो कि वो सर्वाइव करना जानता था, कैसी भी पिच पे आप उसको ले जाएं। और दूसरी क्वालिटी यूनुस खान में थी कि वो भी जो है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालता था, किस बॉलर पे रन्स करने, किस बॉलर को छोड़ना है, किस मुश्किल वक्त में मैंने सर्वाइव करना है। तो ये क्वालिटी पाकिस्तान में बड़े कम प्लेयरों में होती थी। मुझे बताएगा कि आपने ज़िक्र किया कि जब हम खेलते थे या उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा होल्ड हुआ करता था
पंजाब यूनिवर्सिटी से मुराद आपके सूबा पंजाब के हवाले से या वाकई पंजाब यूनिवर्सिटी के ही लड़के डोमिनेट करते थे या पंजाब के जो लोग थे वो डोमिनेट करते थे? देखिए मेरा मकसद यही कहने का है कि वहाँ के लोग आपस में ज़ाहिर सी बात है एक ही यूनिवर्सिटी के और उसी इलाके के लोग होते थे, तो सब एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। तो वो डेफिनेटली ऐसा होता था कि वहाँ क्योंकि हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो था ना लाहौर में था, तो उनको एक एडेड एडवांटेज था कि वहाँ पे कुछ लड़का कोई क्लब क्रिकेट में भी रन्स करता था ना, तो उसकी हाइप बहुत बढ़ जाती थी। यहाँ वाले जो थे वो पीछे रह गए। आज भी आप देख लें पाकिस्तान टीम के साथ क्या हो रहा है। सरफराज पाकिस्तान का कितना अच्छा कप्तान आपको अल्लाह ताला ने दिया था, ही वॉज द बॉर्न कैप्टन, बट उसके साथ भी उन्होंने यही हरकतें की। ऑस्ट्रेलिया मैच में आप उसको लेके गए, वहाँ पे एक टेस्ट मैच में सब लड़कों की परफॉर्मेंस ख़राब थी, एक अकेले सरफराज को आपने ड्रॉप करके सबको खिलाया। तो इसका मकसद तो यही हो ना कि आपने उसका इंतज़ार कर रहे थे उसके फेलियर का, आप उसके ये कि अंडर द बेल्ट उसकी कितनी फतवात हैं, उसने पाकिस्तान के लिए या अभी बैक टू बैक जो यहाँ पे सीरीज़ हुई थी कितने रन्स किए हैं, और फिर उसके बाद वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कंटिन्यूसली रन्स करता चला जा रहा था। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक आपने अच्छा कप्तान खो दिया। मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का बेस्ट कप्तान था मुश्ताक मोहम्मद के बाद ये बेस्ट कप्तान था। यूनुस खान, वो तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में 10,000 रन अब टेस्ट क्रिकेट में मैं नहीं समझ सके पाकिस्तान के क्रिकेट में कोई 10,000 रन करेगा, और उसके साथ भी क्या कुछ नहीं किया गया। एक वक्त ऐसा आ गया कि वक़ार यूनुस ने उससे कहा कि अगर तुमने खेलना है तो ओपन बैटिंग करो, ऑस्ट्रेलिया में उसको ओपन बैटिंग करा दी गई। तो यार इस तरह से थोड़ी होता है। एक और शख्स का मैं नाम लेना चाहता हूँ कि जो सलीम अल्ताफ़ से ज़्यादा बहुत अच्छा बॉलर था, वो पाकिस्तान रेलवे का था, बशीर हैदर नाम था उसका। ही वॉज़ वेरी वेरी गुड बॉलर, मगर उसको तरजीह दी गई क्योंकि वो ज़रा बिलोंग करता था एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। पाकिस्तान रेलवे से वो खेलते थे। नज़ीर जूनियर उनकी बड़ी लेट इंडक्शन हुई है। ही वाज़ वन ऑफ द बेस्ट और बड़ा हम्बल शख्स था वो। इसी तरह एक साबिर होता था पिंडी के, वो भी राइट आर्म लेग स्पिनर, इतने ज़बरदस्त बॉलर थे कि मैं समझता हूँ कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब्दुल कादिर एक अपनी नौयत के, मगर वो मैं समझता हूँ कि वो इनसे भी कुछ ज़्यादा बेहतर थे, मगर वो इस दुनिया से चले गए हैं, रुखसत हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए। मगर वो शख्स भी पाकिस्तान नहीं खेल सके, किन वजूहात पे नहीं खेल सके, उनका ताल्लुक़ पिंडी से था हालांकि, मगर वो क्योंकि ज़ाहिर इंतखाब आलम टीम के कप्तान थे, वही सब कुछ करता धरता थे, तो ज़ाहिर है इन द प्रेजेंस ऑफ इंतखाब आलम वो शख्स भी जो ना क्रिकेट नहीं खेल सका। मिसबाह वक़ार यकीनन नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी खिदमात हैं, लेकिन जब ये सिलेक्टर्स बने या कोच बने तो उन्होंने खिलाड़ियों का करियर ख़राब किया। ख़ासकर सरफराज की आपने बात की, 2015 का वर्ल्ड कप मुझे याद है कि इसको नहीं खिला रहे थे सरफराज को और पूरी कौम चीख रही थी। फिर उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में ओपनर भेज दिया सरफराज को, लेकिन उसने ना सिर्फ 6 शिकार किए विकेट के अकब में और फिर 50 भी की। फिर अगले मैच में भी आयरलैंड के खिलाफ उसे भेज दिया जल्दी, फिर उसने सेंचुरी मारी ताकि किसी तरह सरफराज नाकाम हो जाए। देखें बिल्कुल आपने जो बात की बिल्कुल उसी तरह से ये हुआ है। देखें बात है कि इन्होंने सरफराज का रिजवान के साथ जो उन्होंने जोड़ डाला। देखें सरफराज मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कंप्लीट क्रिकेटर था, ही वॉज अ बॉर्न कैप्टन, और उसने देखें बात है कि आपने रिजवान को जो ओपन कराई है सिर्फ इस वजह से कराई कि वो जाहिर है कि दायरे का चक्कर होता है और उसमें बैट्समैन के पास बहुत चांस होता है रन्स करने का। देखें रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैं उसको मैं खुदा ना खास्ता क्रिटिसाइज़ नहीं करा, उसके क्रेडेंशियल पे क्रिटिसाइज़ नहीं करा, मगर उसको एक एडवांटेज दिया गया। सर्कल में जब आके खेलता था तो डेफिनेटली उसके पास चांस होता था, 20 ओवर का चांस होता था खेलने का। तो लड़के के पास जब 20 ओवर का चांस होगा तो वो रन्स भी करता था, उसके पास शॉट्स ऑफ रेंज बहुत थी। मगर जहाँ तक सरफराज का ताल्लुक है, सरफराज नीचे आता था, और इस शख्स का कसूर ये है कि ये जब इसको टीम से ड्रॉप किया गया, वो इंग्लैंड में वो अपने ज़्यादा अच्छे लड़के को पिंच हिटर को ऊपर भेजता गया। तो ये उसकी शराफत थी, ज़राफ़त थी, और उसका पैट्रियोटिकपन था कि वो अपने से अच्छे लड़के को पिंच हिटर को ऊपर भेजता था कि शायद वो रन्स करे, और वो ख़ुद बेचारा नीचे आता रहा। तो उसको आखिर में कभी 6 बॉलें मिली, कभी 10 बॉलें मिली, कभी 12। तो आप मुझे ये समझाइए कि जब आखिर में जब जाएगा तो डेफिनेटली वो स्ट्राइक रेट को एक्सेलरेट करेगा ना, उसमें वो आउट हो जाता था और वो इसकी इनिंग को काउंट कर लेते थे और उनको एक जवाज़ मिल गया बाहर करने का। अच्छा, ये जो हर दौर में आपने देखा है कि कुछ एक ग्रुप होते हैं जो खेलते तो अच्छे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी क्रिकेटर शामिल हो जाते हैं जो टैलेंटेड नहीं होते। अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप है जो हावी है पीसीबी पे, तो क्या कहेंगे इस ग्रुप के बारे में, कौन कौन है आप समझते हैं? देखिए सब ये ग्रुप के बारे में मैंने एक नाम दिया था और नाम देता हूँ मैंने, तो ऑन एयर भी मैंने टीवी पे बैठ कर लाडला ग्रुप कहलाता है। लाडला ग्रुप के अंदर ये देखें उसमें बाबर आजम जो था ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते थे, मगर उनके पीछे जो था ना मिसबाह उल हक भी थे, उनके पीछे वसीम जो सिलेक्टर थे वो भी थे, मोहम्मद वसीम।
ठीक है। उसमें ये शामिल थे शामिल थे, उसमें उस्मान कादिर, हसन अली ये उसका पार्ट थे, शादाब उसका पार्ट थे। तो ये सब एक दूसरे को कैरी करते थे। रिजवान भी उस ग्रुप का एक हिस्सा थे, जो ये लोग कहते थे रोटी ग्रुप, मैं उनको कहता था लाडला ग्रुप। तो ये एक दूसरे को अकोमोडेट करते थे और चलते रहे। हारिस खान राइट आर्म ऑफ स्पिनर था, उसने इतने आउट किए हैं, 500 प्लस आउट किए हैं उस शख्स ने। आपने उसको इग्नोर करके आपने एक वो अरशद खान को पेशावर के उसके ऊपर तरजीह दे दी गई। तो ये वही वाली फिर आप बात कहते हैं ना कि ये क्या किया, एक बंदा आपको खिलाना था जिसको जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की इतनी दे चुका था, आपने उसको इग्नोर कर दिया और आपने एक उस शख्स को खिला दिया, उसका कोई मैच नहीं था। हारिस वन ऑफ द बेस्ट उस लॉट के अंदर वो सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर था। इमरान खान ने जो गलती की, जिसका मैं टीवी पे भी बरमला इजहार किया, उन्होंने डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट जो बंद की है ना, उन्होंने एक माशी कत्ल किया है। बहुत शुक्रिया अनवार साहब, आपने बहुत हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपने अनवार उल हक साहब की गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान क्रिकेट पर गहरी नज़र इनकी, और चूँकि उन्होंने वो दौर देखा है जब पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल टॉप पर हुआ करती थी, और उसके बाद जो कराची के क्रिकेट के साथ और पाकिस्तान में जो ज़्यादतियाँ हुई हैं क्रिकेटर के साथ, नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उस पर बहुत दुखी हैं आज भी। और आपने देखा किस तरह खुल के उन्होंने गुफ्तगू की। आपको अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आया है तो इस वीडियो को ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हम आपको अपने प्रोग्राम में मज़े के इंटरव्यूज़ और सीनियर्स लोगों से मुलाकातें कराते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।